आहा, ये कहाँ की तैयारी हो रही है बहू? शाम हुई नहीं कि तेरे पैरों में बाहर जाने के घुंघरू बन जाते हैं। मम्मी जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं पता नहीं कहाँ ही घूमने जा रही हूँ। अरे पड़ोस में जा रही हूँ थोड़ी देर गुंजन के यहाँ। ओहो, तो आजकल जबान भी गज भर लंबी हो गई है। सब उन चुड़ैलों का असर है। सुबह जब मेरे अतुल को ऑफिस के लिए देर हो रही थी तब ये फुर्ती कहाँ थी। बेचारा अतुल पूरे 10 मिनट लेट हो गया। मम्मी जी, आपका बेटा मेरी वजह से लेट नहीं हुआ सुबह। उन्हें सुबह उठने में देर हो गई थी। मैंने तो उनका नाश्ता और टिफिन टाइम पर ही बना दिया था। तो ठीक है, मेरा बेटा बेचारा थका रहता है, काम करता है ऑफिस में, इसलिए थोड़ी देर ज्यादा नींद आ गई। तेरी तरह गुलछर्रे तो उड़ाने नहीं जाता। मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं घर में कोई काम ही नहीं करती। अरे सुबह से सारे काम करके आपको शाम की चाय पिला के अगर मैं कुछ देर शाम को अपनी पड़ोस की सहेलियों से मिलती हूँ तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी बुरी बात है। खैर, मैं आपको समझाई क्यों रही हूँ? समझना उसे चाहिए जो समझने को तैयार हो। आपको जो सोचना है सोचिए। मैं आपके साथ बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। देख, मैं क्या बोल रही हूँ, अतुल आने वाला होगा, फिर वो पूछेगा मम्मी माधवी कहाँ है, और मैं क्या कहूंगी, बहू तो बाहर गप्पे लड़ाने गई है। कब से ये फ्रेंड फ्रेंड की रट लगा रखी है तूने? माधवी सिर हिलाती है, अंदर ही अंदर सोचती है, मैं अगर घर में रहूं तब भी ताने, बाहर भी जाऊं तब भी ताने। तो मतलब इनके हिसाब से मुझे खुश रहने का, हंसने बोलने का कोई हक ही नहीं है। उसने चुपचाप अपना दुपट्टा ठीक किया, कुछ देर आईने में खुद को निहारा और बाहर निकल गई। अरे मैडम, आखिर आई गई। हम तो सोच रहे थे अभी तो सास बहू का ड्रामा चल रहा होगा घर में। हाँ यार, वही रोज की कहानी। बस हम पड़ोसने आपस में मिल लेती हैं हर शाम, कुछ गपशप, खाना पीना, हंसी मजाक हो जाता है तो अच्छा लगता है। हाँ डियर, बिल्कुल सही कहा तुमने। सबके घर की बस यही कहानी है। माधवी, एक बात बोलो, ये टर्कॉइज वाली कुर्ती तेरे पर कमाल लग रही है, एकदम चमक रही है आज तू। बस यार, तुम लोग भी ना। हाँ हाँ, शर्मा मत। चल पहले चाय नाश्ते का जुगाड़ करते हैं। आज मैंने मसाला चाय बनाई है और साथ में आलू टिक्की भी। अरे हाय, आज तो दिल खुश हो गया। आलू टिक्की के नाम से ही मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, तुझे ना बस हमेशा टेस्टी खाना खिला दो। सब हंस पड़ती है। तुम लोग बातें करो, मैं भी लेकर आती हूँ, फिर थोड़ी देर ताश खेलेंगे। हाँ, ये सही है। गुंजन गई और चाय नाश्ता ले आई। सभी चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगी। अरे तुम लोगों ने सुना क्या, 10 नंबर वाले घर में कल कुकर फट गया। हैं? क्या बात कर रही तू, सच में? हाँ यार, हुआ ये कि 10 नंबर वाली विमला काकी ने चावल चढ़ाए थे कुकर में। चावल में पानी कम रह गया। बहुत देर से कुकर की सीटी नहीं आई। विमला काकी ने भी ध्यान नहीं दिया और कुकर में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कुकर फट गया। वो तो अच्छा हुआ कोई किचन में नहीं था। हाँ, सुना तो मैंने भी था। विमला काकी को तो भगवान ने ही बचा लिया, वरना विमला काकी का क्या ही होता। अरे पर विमला काकी की एक बहू भी है ना, क्या नाम है उसका? काजल। तो काजल कहाँ थी उस टाइम? अरे तुझे पता नहीं क्या अभी तक? काजल आजकल जॉब करती है, घर के काम करती नहीं है। बेचारे विमला काकी, इस उम्र में सब कुछ करना पड़ता है। बेचारी विमला काकी ना बड़ी सीधी औरत है। हम ऐसे सास मिली होती तो हम तो धन्य हो जाते। हाँ, बिल्कुल सही कहा गुंजन। वैसे टिक्की कमाल की बनाई है। मैंने तो बातों बातों में 4 खा ली। अब मैं रात का खाना घर पर जाकर नहीं खाने वाली। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। चारों ने मिलकर खूब बातें की, नाश्ता किया, खूब एंजॉय किया। ओहो, 6 बजने वाले हैं, अब निकलना पड़ेगा, वरना मेरे वाले साहब सोचेंगे कि मैं भी किसी सीक्रेट मिशन पर हूँ। हाँ यार, मैं भी चलती हूँ, वरना मेरी सास सीआईडी ऑफिसर बनकर पूछताछ शुरू कर देगी। चल ठीक है, माधवी तू भी जा, वरना तेरे अतुल जी भी शुरू हो जाएंगे। हाँ भाई, जा रही हूँ। खाना भी बनाना है, नहीं तो फिर देर रात तक ताने ही सुनने पड़ेंगे। कल माधवी के यहाँ मिलते हैं। हम सबके घर तो जा चुके हैं, कल उसके घर जाएंगे। ठीक है ना माधवी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ मेरे यहाँ। मैं कल पाव भाजी बनाऊंगी। चलो अब घर चलते हैं। ओके, कल मिलेंगे, बाय। अब भूमि, माधवी और प्रीति बातें करते हुए घर के लिए निकल गई। उधर माधवी के घर में कुछ और ही चल रहा था। अतुल ऑफिस से आ चुका था। उसने शकुंतला जी से पूछा, मम्मी माधवी कहाँ? घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब क्या बताऊं बेटा, पूछ मत। तू तो जानता ही है, शाम होते ही माधवी के पंख निकल आते हैं। गई अपनी उन चुगलखोर सहेलियों के पास। फिर वही, इतना बोला, इतना समझाया, पर कोई असर नहीं। हाँ बेटा, मुझ बुढ़िया के सहारे ये पूरा घर छोड़कर चली जाती है। अरे ये कोई उम्र है मेरे घर संभालने की? तू ही बता। ना मेरा ख्याल रखती है, ना टाइम से चाय खाना पीना देती है। अब तू ही इसे रास्ते पर ले आ, वरना ये घर कौन संभालेगा? अच्छा, फिर मैं ही देखता हूँ, रुको कॉल करता हूँ उसे। तभी माधवी घर पहुंची और कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर आ चुकी हूँ। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, इसलिए मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है।
अभी शाम के 6:30 बजे हैं और आप दोनों रात का 8 बजे खाना खाएंगे, जो कि टाइम से मिल जाएगा आपको हमेशा की तरह। अतुल, आप फ्रेश होकर कपड़े बदल लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। माधवी ने किसी से कुछ कहने से पहले ही अपनी बात खत्म कर ली और चाय बनाने भी चली गई। देखा कितनी तेज हो गई है। अरे किसी को बोल नहीं देती अपने ऊपर। हाँ मम्मी, देख रहा हूँ कैसे अपनी बात सुना कर चली गई। खैर मैं चेंज कर लेता हूँ कपड़े, फिर चाय पीऊंगा। अतुल ने अब कपड़े बदले, चाय पी और टीवी देखने लगा। माधवी खाना बना रही थी, तभी स्वीटी घर आई। हाय मॉम, हाय डैड। दादी भी यहाँ है, भूल गई क्या? हाय दादी। स्वीटी बेटा, आज तो बहुत देर कर दी आने में। तुम तो 4 बजे आ जाती हो ना कॉलेज से। वो डैड, आज ना थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने का प्लान था तो लेट हो गई। अच्छा, तो तुझे भी अपनी माँ की हवा लग गई है, जो दोस्तों के साथ फिरती रहती है और देर से घर आती है। अब जिसकी मम्मी खुद ही ऐसी हो, वो बेटी को भला क्या ही समझाएगी। ये सुनकर माधवी किचन से आई और कहा, मम्मी जी ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया स्वीटी ने जो उसे समझाना पड़े? मुझे सुबह क्या कर गई थी कि दोस्तों के साथ घूमने जाएगी, और इस उम्र में कभी कभी दोस्तों के साथ घूमने में मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत है। और फिर शाम के 7 बजे मेरी बच्ची घर भी आ चुकी है। माधवी, तुम मम्मी से किस तरह से बात कर रही हो? ये सीखती हो ना जाकर बाहर अपनी सहेलियों से। भूमि का हस्बैंड जीतू भी वही बोल रहा था, ये जब से लेडीज गैंग बनी है घर की हवा ही बदल गई है। आप बात कहाँ की कहाँ ले जा रहे हैं अतुल? बात अभी स्वीटी की हो रही है और मुझे नहीं लगता स्वीटी ने कुछ गलत किया है। हाँ डैड, मैं तो मॉम को बोल कर गई थी और पहले भी कई बार गई हूँ, तब तो आप लोगों ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया, फिर आज अचानक ये सब क्यों? कुछ नहीं स्वीटी बेटा, बात तुम्हारी नहीं है। तुमने जो किया वो सही किया, पर तुम्हारी मम्मी ने जैसे दादी से बात की वो गलत थी। पापा, मम्मी थोड़ी देर अगर पड़ोस की आंटी से मिलती है तो क्या ही प्रॉब्लम है? पता नहीं, मुझे आप लोगों की बात समझ में नहीं आती। मॉम, बहुत भूख लगी है, जल्दी से डिनर लगा दो, हाथ मुंह धोकर आती हूँ। स्वीटी हाथ मुंह धोकर आई, तब तक माधवी ने खाना लगा दिया। सबने साथ मिलकर खाना खाया, फिर सोने चले गए। अगले दिन माधवी किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी अतुल किचन में आया और कहा, माधवी, मेरी ऑफिस फाइल कहाँ है? रात को मैंने यही टेबल पर रखी थी, तुमने कहीं उठाकर रख दी होगी। वैसे भी तुम्हारा ध्यान तो रहता नहीं घर में। फाइल मैंने नहीं छुई, हो सकता है आपने स्टडी में रखी हो, वहां देख लीजिए। हाँ, मेरा ध्यान ना मेरे काम पर ही होता है। मतलब सबकी गलती मेरी ही रहती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने फाइल उधर उधर रख दी है। घर में किसी चीज का ठिकाना है क्या? कभी मेरा मोबाइल गायब, कभी मोजे, कभी फाइल, और ऊपर से शाम को बाहर निकलने का नया शौक। माधवी ने ताने सुनकर एक गहरी सांस ली। कुछ कहने का मन हुआ, फिर कुछ सोचकर रुक गई। ला, सुबह सुबह घर में कलेश तैयार रहता है। तुम्हारी फाइल भी नहीं मिल रही और बहू भी बहस करने को तैयार। मैं तो कब से कह रही हूँ, इस घर में अब कोई काम मन से होता ही नहीं। मम्मी जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, सिर्फ सच बताया कि फाइल मैंने नहीं रखी। हाँ, मैं थोड़ी देर में ढूंढ दूंगी। अरे रहने दे बहू, कल क्या कहा था तूने? मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। बस यही एहसास है, घर की चीजों का पता नहीं, चाय अभी तक बनी नहीं। मम्मी जी, चाय गैस पर चढ़ी है, बस दे रही हूँ। अब बातों को कहाँ से कहाँ लिए जा रही हैं? भगवान के लिए चुप हो जाइए। और ये लीजिए आपकी चाय, अब आराम से चाय पीजिए। अच्छा, नाश्ते में क्या बनाया है? उम्मीद है कुछ अच्छा बनाया होगा। आज पोहा बनाया है, हल्का है, आपको पसंद भी है। अतुल एक बाइट लेकर कहता है, इसमें नमक कम है। तुम्हारे हाथ के खाने में अब कोई टेस्ट ही नहीं होता। बस जल्दी जल्दी काम निपटाना है ताकि सहेलियों से मिल सकूं। अरे नमक कम है तो डाल देती हूँ, इसका ताना क्या देना। माधवी, ये नई आदतें कहाँ से सीख रही है तू? अतुल कभी ऊपर से नमक लेता है क्या? आजकल जुबान भी चलने लगी है तेरी। पता नहीं उन चुगलखोरों के साथ क्या क्या बैठ कर सीखती है। इतने में स्वीटी नाश्ता करने टेबल पर आती है। डैड, मॉम ने अच्छा तो बनाया है नाश्ता, नमक भी परफेक्ट है। आप सिर्फ मूड खराब होने की वजह से मॉम पर भड़किए मत हर चीज में। ओहो, अब बेटी भी माँ की वकील बन गई। तुम्हें पता भी है घर कैसे चलाते हैं? तुम्हारी मॉम आजकल लापरवाह हो गई है। डैड, घर 2 लोगों से चलता है, एक से नहीं। और मॉम सब कुछ अच्छे से मैनेज करती, आपकी तरह सिर्फ ऑफिस नहीं जाती। आपको घर का कोई काम नहीं करना पड़ता मॉम की वजह से। थोड़ा तो अप्रिशिएट कीजिए उन्हें प्लीज। अतुल कुछ सोचता समझता, पर उसके पहले पहाड़ सा उसका ईगो उसके सामने आ गया। बस हो गया, चलो जल्दी तैयार हो जाओ कॉलेज के लिए, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। घर में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो। अतुल स्वीटी को साथ लेकर निकल गया और माधवी घर के कामों में लग गई। उसने घर के सारे काम खत्म किए, फिर पाव भाजी बनाई और तैयार हो गई। कुछ ही देर में गुंजन, भूमि और प्रीति भी उसके घर आ चुकी थी।
माधवी मैडम, पाव भाजी की खुशबू बाहर गली तक आ रही है, हम तो दौड़ते हुए आप पहुंचे। अरे आओ आओ, गरम गरम तैयार है, बस तुम सबकी कमी थी। आज तो सच में मजा आ जाएगा। घर में तो हमें सिर्फ ताने मिलते हैं, कम से कम हम 4 पड़ोसन शाम का खाना तो साथ में सुकून से खाते, हंसी मजाक करते हुए। सही कहा। माधवी, ये फ्लावर पॉट बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया? अरे ये मेरी शादी में मेरी मम्मी ने दिया था। देखो ना कितनी बारीक नक्काशी की है इसमें, मेरे पापा राजस्थान से लाए थे। अब तुम मायके क्यों नहीं जाते? कभी देखा नहीं तुझे जाते हुए। अरे यार, अब कहाँ जाना हो पाता है, इतनी जिम्मेदारियां हैं घर की कि निकल ही नहीं पाती। जमाना बीत गया मायके गए हुए। मैं तो साल में एक बार जाती हूँ, 1 हफ्ते के लिए, फिर चाहे सास लड़े या पति, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुझे याद नहीं आती मम्मी पापा की? आती तो है, पर क्या करूं, इन लोगों ने जाने ही दिया और मैंने भी कुछ नहीं कहा। कभी कभी मम्मी से फोन पर बातें हो जाती है। ये तो गलत बात है, मेरा मायका तो पास में ही है, टाइम निकाल कर घंटे 2 घंटे मिलाती हूँ। माधवी, तुझे भी जाना चाहिए। हाँ, सही बोल रही हो तुम सब। चलो अब खाना खा लो, वरना पाव भाजी ठंडी हो जाएगी। अब चारों टेबल पर बैठ गई। माधवी ने पाव भाजी सर्व की, ऊपर मक्खन धनिया डालकर सबको प्लेट पकड़ा दी। वाह माधवी, पूरा होटल वाला टेस्ट, क्या भाजी बनाई है। खाना मैं भी अच्छा बनाती हूँ, पर मेरे अभी को पसंद ही नहीं आता, हर वक्त नींद में निकालते रहते हैं। हाँ, और मेरे घर में तो सुबह से मेरी सास मुझे ऐसे घूर रही है जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। कहती है इसके पर काटने पड़ेंगे। अरे वही कहानी आज सुबह मेरी सास भी कह रही थी, शाम होते ही पंख निकल आते हैं तेरे। मतलब मैं उड़ने लगती हूँ शाम को। मेरी सास तो और झक्कास है, सारा दिन पूरे मोहल्ले में मेरे नाम पर चुगलियां करती फिरती है और शाम को अपने बेटे से कहती है मैं चुगली करने जाती हूँ। अरे बहनों, हमने अपने घर को पूरी जिंदगी दे दी, सबकी सेवा की, सब चीज टाइम से की, घर संभाला, बच्चे संभाले। अब हम अगर 2 घंटे अपनी जिंदगी जीते हैं खुद के लिए, तो घर वालों को चीड़ क्यों मची पड़ी है। सही है। और ये जेंट्स लोग जब खुद रात को खाना खाने के बाद सोडा सिकंजी पीने के बहाने बाहर एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तब हम तो शिकायत नहीं करते कि हमें चीड़ होती है, फिर इन्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ये सारे पति एक जैसे क्यों होते हैं? थोड़ा सा बाहर निकल जाओ तो लगता है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी क्राइम कर दी हो। सच में हमारा बाहर जाना गुनाह है और उनका बाहर जाना उनका हक। सॉरी यार, आज मेरी वजह से तुम सबको इतना सुनना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, हमारे पति भी अगर यहाँ होते तो वो भी ऐसा ही करते। इन लोगों की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि हमारा भी कुछ अपना टाइम है। मेरे पास ना एक सॉलिड प्लान है। आज रात को हम सब वहीं मिलते हैं जहाँ वो लोग रोज जाकर सोडा शिकंजी पीते हुए मीटिंग लगाते हैं। हाँ, मैं समझ गई हो कि मिलते हैं। सभी अपने अपने घर चली गए और रात होने का इंतजार करने लगी। खाना खाने के बाद अतुल ने माधवी से कहा, माधवी मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। और फिर अतुल निकल गया रोज की तरह अपने दोस्तों के पास। पर आज तो लेडीज का भी कुछ और ही प्लान था। माधवी, प्रीति, गुंजन और भूमि ने आपस में फोन पर बात की और वो भी वहीं पहुंच गई। इन चारों को देखकर इनके पति हक्के बक्के रह गए। अरे वाह, तो यहाँ मीटिंग हो रही है, बड़े बिजी हो आजकल। घर के लिए तो टाइम नहीं है, बच्चों पर ध्यान देना नहीं है, पर ये गपबाजी जरूरी है, क्यों है ना? हाँ, घर की जिम्मेदारियां तो हमारी और मजे उड़ाने का ठेका सिर्फ आप लोगों का। पूछू, इतनी रात हो गई, किसी को चिंता नहीं, घर में बीवी बच्चा है। यही सीख मिलती है दोस्तों से। अरे टाइम की कदर किया करो, चलो घर। अरे पर बात तो सुनो। क्यों? तुम्हें हमारा टाइम दिखाई नहीं देता, पर अपना टाइम पूरा नजर आता है। हम अगर शाम को 1 घंटा अपने लिए निकाल लेते हैं तो घर टूट जाता है। आप लोग रोज यहाँ बैठकर शिकंजी पीते हो, हमने तो कभी पूछा नहीं क्यों, किस लिए, किस हक से। अरे हम तो बस थोड़ा रिलैक्स करने आते हैं। ओहो, तो रिलैक्स सिर्फ आप लोगों को ही चाहिए। दिन भर का घर, बच्चा, किचन, बुजुर्ग सब संभालने के बाद हमें रिलैक्स करने का हक नहीं है? घर 2 लोगों से चलता है, आपने पैसे ला दिए, बस जिम्मेदारी खत्म। घर संभालना, खाना बनाना, बच्चों को देखना, ये सब कोई काम नहीं होता क्या? ऐसे कौन बोलता है यार, बस भी करो। ऐसे ही बोलते हम। जब आप लोग अपने दोस्त मंडली में बैठकर हमारी बुराई करते हैं तब तो मजा आता है ना। अब कैसा लग रहा है? और एक बात, अगर हमारे 2 घंटे आपको चुभते हैं तो आपके 2 घंटे हमें क्यों नहीं चुभने चाहिए? न्याय बराबर होना चाहिए। ठीक है, शायद हमें गलत थे। शायद नहीं, गलत ही थे। जो हक आप खुद को देते हो ना, वही हक हमें भी मिले, बस इतनी सी बात है। हमें भी समझो। हम सबको थोड़ा सा अपना वक्त चाहिए। ठीक है, हमें समझ में आ गया। कल से आप पड़ोसनों के शाम के खाने और मिलने पर हम कुछ नहीं कहेंगे, बस।
चलो भाई घर चलते हैं। आज सच में लगा कि हम लोग थोड़ा ज्यादा ही बोल जाते थे। आज से नो टोका टोकी, हमें माफ करिए देविया। गुड। अब सारे पति अपनी अपनी पत्नियों के साथ चुपचाप घर की ओर चल दिए। उन्हें आज अच्छा सबक मिला था। कुछ लोगों को ख्याली दुनिया में रहना ज्यादा पसंद होता है। आपने भी ऐसे कई लोगों को देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं शीला और उसकी बेटी रंगोली से, जिनकी ख्याली दुनिया कुछ अलग ही है। नहीं नहीं भाभी, हम ये सब नहीं लेते हैं। इसका हम क्या ही करेंगे आप बताइए। ये टूटी हुई कुर्सी, ये टूटा हुआ बल्ब, आप तो इसे कचरे में ही डाल दीजिए। अरे हम तुझे मौका दे रहे थे, तुम्हें नहीं पता कि ये बल्ब यहाँ का नहीं है? ये हमने उस जगह से लिया है जहाँ कभी सूरज ही नहीं उगता। तूने अंटार्कटिका का नाम सुना है क्या? नहीं भाभी, ये कौन सी जगह है? अरे ये वो जगह है जहाँ कभी सूरज ही नहीं निकलता, इसीलिए वहाँ लोग ये बल्ब का प्रयोग करते हैं। मैंने सोचा इतनी कीमती चीज दे दूंगी तुझे। कोई बात नहीं मम्मी, हम ये कालू कबाड़ वाले को दे देंगे। रहने दीजिए आप भैया। नहीं नहीं नहीं, अगर ये इतना ही कीमती बल्ब है तो हम ले जाएंगे, लेकिन इसके ज्यादा रुपए तो नहीं दे सकते। हमारे पास अभी सिर्फ 200 रुपया है बस। अब हम तो ठहरे बड़े दिल वाले। कोई बात नहीं, 200 रुपया ही दे दो, चलो निकालो। ठीक है, ऐसी और कीमती चीजें हो तो हमें जरूर बताइएगा, हम ले जाएंगे। हाँ जरूर। वाह मम्मी, आपने तो कमाल ही कर दिया। पता नहीं क्या क्या कहती रहती हो तुम दोनों सबसे। अरे हम कोई झूठ नहीं कहते, हमारी चीजें होती ही इतनी कीमती है। ख्याली दुनिया से बाहर आओ और दूसरों को पागल बनाना बंद करो। तुम्हारी वजह से दूसरों का कितना नुकसान होता है पता है? पापा, हम किसी का नुकसान नहीं करते। अब हमारे पास कीमती चीजें हैं तो हम क्या कर सकते हैं। इस बल्ब पर तो लिखा भी हुआ था अंटार्कटिका कंपनी। अरे वो सिर्फ बल्ब की कंपनी का नाम था, ये कोई बल्ब वहां से बनकर नहीं आया। और रंगोली, ये सब हरकतें तुम छोड़ी दो। अपनी माँ की तरह बनने की जरूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी है। अरे रंगोली बड़ी ही समझदार लड़की है, वो किसे किसे क्या बताना है सब कुछ समझती है। आप उसे उल्टी पट्टी मत पढ़ाइए। मैं उसे सीधे रास्ते पर आने को कह रहा हूँ। पता चला कि ससुराल में भी ख्याली दुनिया में रहकर सब कुछ गुल गोबर करती रहेगी। मैंने आज तक इसको बहुत कुछ सिखाया है, कभी भी किसी को खुद से ऊपर मत जाने देना। समझ गई ना बेटा? मौके पर चौका मारना जरूरी है। ये चौका मारने के चक्कर में कहीं क्लीन बोल्ड ना हो जाए ससुराल में। ऐसे कैसे होगा? ये मेरी बेटी है। बस उसी का तो अफसोस है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी होने वाली रंगोली बहू का किरदार कितना मजेदार होने वाला है। अब बस ये देखना है कि रंगोली अपने ससुराल में जाकर क्या करती है। रंगोली के ससुराल में हर कोई तोहफे देख रहा था। ये कैसी साड़ी है? सूती के कपड़े की साड़ी? आशा, कैसे समझ ली है तुमने? कोई दहेज में सूती की साड़ी देता है क्या भला? रंगोली बहू, ये ऐसी साड़ी क्यों डाली है तुम्हारे मायके वालों ने? शायद कोई गलती हो गई होगी, है ना? अरे नहीं माँ जी, ये कोई आम साड़ी नहीं है। ये गांधी जी के वक्त की सूती कपड़े की साड़ी है। उस वक्त गांधी जी अपने चरखे पर इस कपड़े को बनाते थे। क्या? ये कपड़ा खुद गांधी जी ने बनाया है? लेकिन 75 सालों तक ये कपड़ा संभाल कर रखा हुआ है, मतलब वही तो बात है ना माँ जी कि ये कपड़ा इतना कीमती है कि सरकार ने इसे संभाल कर रखा हुआ है। आपको नहीं पता हमें कितने महंगे में पड़ी है ये साड़ी, लेकिन बुआ जी के लिए हम ऐसी वैसी कोई आम साड़ी ला नहीं सकते थे। वाह, इतनी अनोखी साड़ी तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दी। अगर तू नहीं बताती रंगोली बहू तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। बुआ जी, अभी तो आप खुश है ना? अरे खुश क्या, मैं तो आसमान पर हूँ। गांधी जी के जमाने की कपड़े की साड़ी मुझे तोहफे में मिली है। रुको, मैं सबको दिखा कर आती हूँ। देखा कितनी खुश हो गई मेरी ननद। आज तक इतना खुश वो कभी नहीं हुई है। हाँ भाई, देखा मैं, उछल रही थी तेरी ननद तो। और एक मेरी ननद है जो आज तक मुझे ताना मारती है कि मेरी बहू उन्हें असली सिल्क की साड़ी भी नहीं देती। लेकिन माँ जी, वो असली सिल्क की थी। लेकिन उन्हें तो नहीं लगा ना। और एक आशा की बहू को देखो, आते ही सबका मन खुश कर दिया। सूती की 200 रुपये की साड़ी को गांधी जी की साड़ी कह रही है, भैंक हो गई की।
चल तू मन खराब मत कर अपना, आजा मैं तुझे और तोहफे दिखाती हूँ, आजा चल। वो कहावत है ना, करे कोई भरे कोई। बस हमारी प्रिया बीच में फंस गई। रंगोली ने बुआ जी को ऐसा लपेटे में लिया कि बुआ जी तो उसकी तारीफें करते नहीं थक रही थी, लेकिन तानों का भुगतान उसकी पड़ोसन प्रिया कर रही थी। माँ जी ऐसी कोई साड़ी मिलती नहीं है, सरकार के पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं होता जो गांधी जी ने बनाया हो। लेकिन वो रंगोली तो लेकर आई ना, इतनी महंगी और अनोखी साड़ी। तुम भी मंगाओ ना कहीं से। माँ जी वो बस फेंक रही है सबके सामने, ऐसी कोई साड़ियाँ नहीं होती। हाँ, अब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो उसे वो खट्टे ही लगते हैं। माँ जी आप मुझे ताना मार रही हैं। नहीं बहू, मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। खैर छोड़ो, अब क्या फायदा जब अपना ही सिक्का खोटा हो। माँ जी मेरी बात तो सुनिए, कहाँ से ये मुसीबत गले पड़ गई है मेरे। यहाँ प्रिया रंगोली के फेंके हुए झूठ को समेटने में लगी थी कि रंगोली की हवाबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाभी आपने क्या बना दिया, ना स्वाद है ना मिर्च मसाला, इसको निगलना भी मुश्किल है। रंगोली ये कैसा खाना बनाया है, ऐसा लग रहा है बिना नमक मिर्च के खाना खा रहा है। और ये चावल तो इतने चिपक रहा है कि इनसे दीवार पर तस्वीर को चिपका सकते हैं। शायद आपने कभी कोरियन खाना नहीं खाया। क्या, कौन सा खाना? भाभी ये आपने कोरियन खाना बनाया है? हाँ, तुमने शायद डिमसिम तो सुने ही होंगे, लेकिन कोरिया में ऐसा ही खाना बनता है। इसको स्टिकी राइस कहते हैं। हाँ, मुझे भी नाम तो सुना सुना लग रहा है। अब देखिए, मैं तो कोरियन खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे तो पता है कि ये इसी तरह से बनता है, पर शायद आपने कभी खाया नहीं है। रंगोली बहू तुझे तो बड़ी नॉलेज है अंग्रेजी विदेशी खाने की, तू तो बड़ी होशियार है भाई। अब माँ जी आपने बहू ही ऐसी पसंद की है, मैं आपको क्या ही कहूँ। अब मुझे अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता। देख पिंकी, तुझे विदेशी खाने का शौक था ना, अब रंगोली सब कुछ बना देगी तेरे लिए। हाँ ठीक है, लेकिन इसका स्वाद। अरे कोई नहीं, तो इसमें नमक मिर्च डालकर खा ले। अब कहाँ मिलती है ऐसी विदेशी खाना बनाने वाली भाभी आजकल। रंगोली की हवाबाजी के आगे किसी की दाल नहीं गल रही थी, और रंगोली भी लगी हुई थी लंबी लंबी हाँकने में। और अब तो वो ना सिर्फ ससुराल वालों के आगे, लेकिन मोहल्ले में भी अपनी पतंग उड़ाने में लगी थी। अरे किस बात की मिठाई बांट रही है कांता? मेरे बेटे ने BMW कार ली है, इसी बात पर सबको मिठाई बांटना तो बनता है ना। खाओ खाओ। वाह, इसीलिए देखो काजू कतली बांट रही है कांता। तेरी तो ऐश हो गई भाई, इतनी महंगी कार लेकर आया बेटा। हाँ, कह रहा था भारत में बहुत कम लोगों के पास है ये कार। हमारी कार के बारे में भी लोग यही कहते हैं आंटी जी। आप भी हमारी लाइन में आ गई। तुम्हारी लाइन में? लेकिन तुम्हारे ससुराल में BMW कहाँ है? वहाँ तो कोई दूसरी कार है ना। हाँ रंगोली बहू, हमारे पास तो 5 लाख वाली कार है। अरे माँ जी, मैं मेरे मायके की बात कर रही हूँ। वहाँ भी ऐसी ही महंगी कार है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। अच्छा पिंकी, जरा बताना तो तुम्हारी भाभी के मायके में कौन सी कार है? भाभी आपके पापा के पास तो वो ऑल्टो है ना, वो सबसे पुराना मॉडल। उस दिन लेकर आए थे, जो यहाँ चल भी नहीं रही थी। ऑल्टो? वो भी पुराना मॉडल है। कांता आंटी देख लिया, और ये आपको कह रही है कि ये भी आपकी जैसी बन गई है। बोलो अब BMW कहाँ, ऑल्टो कहाँ? रंगोली क्या कुछ भी बोल रही हो? अरे आंटी, मेरे पापा के पास कोई ऐसी वैसी ऑल्टो कार नहीं है। हमारी कार क्वीन विक्टोरिया के जमाने की है, उसमें क्वीन विक्टोरिया घूमती थी। अच्छा, और तुम्हारे पापा को वो कहाँ से मिली? इंग्लैंड में वो लेने गए थे क्या? नहीं, मेरे पापा नहीं गए थे, लेकिन ये मेरे दादाजी की भी दादाजी की कार है। हमारे घर की तो विरासत है, समझ लीजिए बस। क्या आपकी कार सच में क्वीन विक्टोरिया के जमाने की है? अरे तभी तो हमने आज तक उसे बेचा नहीं है। न जाने लोग कहाँ कहाँ से उसे लेने आते हैं। आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास विंटेज कार है। अगर ऐसा ही है तो मुझे भी कभी उसके साथ एक फोटो खिंचवा देना बहू। पहले वो गाड़ी चलने लायक तो बचे, तभी आप फोटो खिंचवा पाएंगी ना आंटी। जरूर आंटी, मैं आपको अपनी विंटेज कार में जरूर फोटो खिंचवाऊंगी। कितना फेंकती है, कितना फेंकती है। पता नहीं लोग इसकी बात पर विश्वास कैसे कर लेते हैं। तुम्हें भी अगर फोटो चाहिए तो मेरे मायके आ सकती हो प्रिया। नहीं नहीं,
तुम्हें देखने के बाद मुझे तुम जैसे और देखने का कोई शौक ही नहीं है रंगोली। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छी बात है, कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें समझ में नहीं आया। चलो। अरे सुनिए सुनिए, 2 दिन के बाद मेरे मायके से कुछ सामान आने वाला है, तो मैं कह रही थी कि आप सब भी जरूर आइएगा मेरा कीमती सामान देखने के लिए, प्लीज। अच्छा बहू, क्या क्या आने वाला है? अब आंटी आपको क्या ही बताऊं कि मेरे मम्मी पापा इतनी अनोखी अनोखी साड़ियां जेवर भेजते रहते हैं कि मैं खुद से मुंह से अपनी तारीफ ही नहीं कर सकती। तुम्हारी वो गांधी जी की साड़ी तो मुझे बहुत पसंद आई थी बहू। इस बार तो वो उससे भी कुछ हटके भेजने वाले हैं आंटी जी। कह रहे थे तितली के रंगों से बनी साड़ी भेज रहे हैं। वह तितली के रंगों से बनी? ऐसी साड़ियां तो मैंने कभी सुनी ही नहीं है। तभी तो मैं आप सबसे कह रही हूँ, आप सब आइएगा। क्या नौटंकी है इसकी। और बाकी सबको देखो कैसे उसके झांसे में आ रहे। मैं तो जरूर आऊंगी। मुझे तो मेरे समधियों से ऐसे तोहफे मिलने से रहे, लेकिन कम से कम देख तो सकती हूँ। एक तो मेरी सास, मेरा जीना इन्होंने हराम कर रखा है, और अब घर आकर भी यही सब ताने मारना शुरू कर देंगी। प्रिया को जिस बात का डर था वही हुआ। सविता जैसे ही घर पहुंची वैसे ही उसने रंगोली के मायके के गाने शुरू कर दिए। माँ जी, आपने मेरी मम्मी को फोन किया था? हाँ किया था, क्या हुआ? नहीं कर सकती क्या? माँ जी, लेकिन आप उनसे क्यों कह रही हैं कि वो अनोखी साड़ियाँ भेजे आपको? अरे मेरा भी तो मन करता है कि मोहल्ले के सामने मैं दिखाऊं कि मेरी बहू को इतनी कीमती साड़ियां मिलती है। माँ जी, मेरी मम्मी को कितना बुरा लगा जब आप उनसे ये बातें कह रही थी तो। अरे मैंने बस अपने मन की बात कही उनसे, और कुछ नहीं कहा। माँ जी, वो जो भी सामान भेजती है वो अच्छे से अच्छा होता है। ये रंगोली बस आपको हवाबाजी कर रही है। दूसरों की अच्छाई किसी से सहन नहीं होती बहू। ठीक है, फिर कल मैं ऐसी साड़ी लेकर आऊंगी जो आज तक किसी ने ना देखी होगी और ना ही रंगोली को पता होगी। फिर देखते हैं कौन आगे है। रंगोली के पास हमेशा ही अनोखा कुछ होता है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो उसे पता ना हो। इसका फैसला हम कल करेंगे। प्रिया के मायके वालों तक जब बात पहुंच गई तब प्रिया से सहन नहीं हुआ, इसलिए उसने फैसला किया कि उसे रंगोली को इस खेल में मात देनी ही होगी। कल मैं ऐसी ऐसी साड़ियां दिखाऊंगी जो उसने आज तक ना सुनी होगी ना देखी होगी। क्वीन विक्टोरिया के जमाने की कार है, गांधी जी की चरखी की साड़ी कह रही है ना। कल मैं देखती हूँ वो मुझे हरा पाती है कि नहीं। ये रे मिल गई। ऐसा क्या मिल गया इसे जो इतना इतरा रही है? लगता है कोई महंगी साड़ी मिली है, लेकिन रंगोली को तो उसके बारे में पता ही होगा। ये तो खामखा ही यूं ही उड़ रही है। प्रिया ने कुछ ऐसा ढूंढा था जो बहुत खास था, और आज सब महिलाएं रंगोली के घर इकट्ठा भी हुई थी, जहां रंगोली उन्हें अपना कीमती सामान दिखाने में लगी थी। देखिए आंटी जी, ये रुमाल है ना, ये हिमालय के पहाड़ों से आता है। देखिए कितना सफेद है। वाह वाह, हिमालय से। देख सविता कैसा है। क्या बात है, तेरा ध्यान दरवाजे पर ही लगा हुआ है। कोई आने वाला है क्या? प्रिया नहीं आई क्या तेरे साथ? अब वो आएंगी भी कैसे? उसे बुरा लग रहा होगा ना कि ये सब उसके पास नहीं है ना आंटी? अरे नहीं, आज तो उसने कहा है कि वो एक ऐसी साड़ी लेकर आने वाली है जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाएंगे। गांधी जी के चरखी की साड़ी से अनोखी क्या ही हो सकती है? हो सकती है रंगोली जी। ये देखिए, ये है गोभी के पत्तों से बनी साड़ी। क्या? गोभी के पत्तों से बनी साड़ी? देखिए आंटी, इसका कपड़ा देखिए कितना मुलायम है, बिल्कुल लग रहा है ना गोभी के पत्तों सा। प्रिया, कितनी सुंदर साड़ी है ये। सच में गोभी के पत्तों से बनी है क्या? मैंने कहा ना माँ जी, मैं एक ऐसी साड़ी लेकर आऊंगी जो आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। ये सच में गोभी के पत्तों से बनी है? देखा, रंगोली को भी इसके बारे में नहीं पता। अरे लेकिन ऐसे कैसे गोभी के पत्तों से साड़ी बन सकती है? क्यों? तितली के रंग से साड़ी बन सकती है, तो ये क्यों नहीं बन सकती? प्रिया, तू तो रंगोली से भी 4 गुना आगे निकली बेटा। माँ जी खामखा इस साड़ी को इतनी तवज्जो दे रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सब्जी से बनी साड़ी है। रंगोली देख जरा, इसका पल्लू बिल्कुल गोभी के पत्तों की तरह नहीं लग रहा? हाँ, इसकी डिजाइन भी बिल्कुल वैसी ही है। देखो तो प्रिया, इस साड़ी के साथ मुझे भी फोटो खिंचवाना है। हाँ हाँ जरूर आंटी, क्यों नहीं। रंगोली, तू एक काम कर, ऐसी साड़ी बोल दे अपने मायके वालों को, मुझे तो ऐसी शुद्ध शाकाहार साड़ियां ही पसंद है।
माँ जी लेकिन ऐसी कोई साड़ी होती नहीं है। जब तेरी बहू ने कहा कि ऑल्टो कार इंग्लैंड की महारानी की है तो हम सबने माना था ना। अब देख तेरी बहू को ऐसी महंगी साड़ी लानी नहीं है तो नाटक करी है। रंगोली बहू, मैं कुछ नहीं जानती, बस ये गोभी के पत्तों की साड़ियां मंगवा दे, मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। क्या हुआ रंगोली, फोन पे नहीं मिल रही है क्या साड़ी? तभी तो कहते हैं उतना ही फेंकना चाहिए जितना आप बाद में संभाल पाओ। लगता है रेखा आंटी रंगोली ऐसी कीमती साड़ी अपने मायके तक ही रखना चाहती है, तभी तो आपको नहीं दे रही है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रंगोली बहू, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ जी आप मेरी बात तो सुनिए। माँ जी वैसे आपने ये किया कैसे? तुम्हें क्या लगता है मैं भी तुम्हारी भाभी की तरफ फेंक रही हूँ? हाँ, क्योंकि ऐसी कोई साड़ी आती ही नहीं है। नहीं, मैंने एक कंपनी देखी थी जो सब्जियों के छिलकों से कपड़े बनाती है, जो धरती में मिलने के बाद भी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाते। बस मैंने वहीं से ये साड़ी ऑर्डर कर दी। इसका मतलब ये साड़ी सच में गोभी के पत्तों से बनी है? हाँ, ये साड़ी सच में गोभी के पत्तों से ही बनी है, जो बिल्कुल केमिकल फ्री है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। फिर तो मुझे भी एक सेल्फी लेने दीजिए। हाँ हाँ जरूर। क्या? ओहो, अच्छा परेशान मत होइए भैया, अब तो जो होना था हो गया, क्या कर सकते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है रोशन? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, बाबूजी की हालत अचानक ऐसे कैसे हो गई? तू बस आ जा। मेरा आना जरूरी है क्या भैया? नहीं मतलब आप जानते हो ना मेरी किस्मत, जहाँ जाऊं वहां चीजें बिगड़ जाती हैं। मेरे बिना काम नहीं हो पाएगा क्या? मेरे आसपास में आप बैठे रहे तो पता चला बात और बिगड़ गई। अरे तू छोटा है, सबसे लाडला है बाबूजी का, तू यहाँ रहेगा तो बाबूजी को हिम्मत बनी रहेगी। उस 2 दिन की हिम्मत का बाबूजी क्या करेंगे भैया? 80 के बाद आया चक्कर, चक्कर नहीं मौत का फरमान होता है। खैर आपको जो समझ में आता है आप कीजिए, हम तो आपकी कहीं सुन रहे हैं। फिलहाल आप वहां हैं, मैं यहाँ मीटिंग में हूँ। पैसे की जरूरत पड़े तो बोलिएगा, मैं भिजवा दूंगा। बाकी देखता हूँ फ्लाइट की टिकट हो जाए बस। ये कहकर रोशन फोन रख देता है। सब ठीक तो है ना रोशन? बड़े घबराए हुए लग रहे हो तुम। वो बाबूजी की तबीयत। भैया नहीं रख पाए ना ख्याल, मुझे पता था। यहाँ वहां घूमकर अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख सकते हैं, पर अपने घर पर बैठे अपने बाप का ध्यान नहीं रख सके। वो हर वक्त तुम्हें फोन करने से क्या होगा? यहाँ विदेश में बैठे तुम क्या कर लोगे? अच्छा अब अपना जी खराब मत करो रोशन। 22 साल पहले। चाय लाएगी बहू के बाहर से मंगवा लूं? जी तो करता है बोल दो बाहर से मंगवा लीजिए सासू माँ, पर अगर ये कह दिया तो उन्हें चाय का एग्जैक्ट दाम पता चल जाएगा। फिर शाम को जो देवर जी चाय पीने की टपरी पर जाते हैं वो भी बंद हो जाएगा। इन 10 दिनों में क्या क्या देखना पड़ रहा है भाभी। मुझे शादी के पहले ये सब बताया नहीं गया था। दिस इज रॉन्ग। मुझे पता होता कि यहाँ इस तरह रखा जाता है बहुओं को, सर पर पल्ला रखकर, तो मैं कभी यहाँ शादी होकर आती ही नहीं। अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी मैंने इस घर में आने के लिए। बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो यहाँ 16 साल की उम्र में आ गई थी, तब तो ये भी नहीं पता था कि बाप भाई के अलावा मर्द से कोई तीसरा रिश्ता भी हो सकता है। पर यहाँ आकर सब करना पड़ रहा है। अब तो शादी हो गई है डेजी, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी माँ बाबूजी पुराने ख्यालातों के हैं, कुछ किया नहीं जा सकता। ये पकड़ो चाय, माँ को जाकर दे दो। डेजी चाय लेकर अपनी सास के सामने जाती है। तो सुन लिया था तूने? सुन लिया था माँ जी, पर मैं भगवान को दिया दिखा रही थी। देख रही हो सुजाता, इसे कहते हैं संस्कार मास्टर जी की बेटी। उन्हीं तो आई। मैंने कहा था ऊंचे घर की लड़की को लाओगे तो संस्कार उसमें खुद ही रहेंगे। तभी कमरे से रोशन बाहर आता है। ठीक है डेजी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वैसे तो कहता है शादी के बाद लड़की की किस्मत खुल जाती है। भगवान करे तुम्हारे आने से मेरा प्रमोशन भी हो जाए। अरे बिल्कुल हो जाएगा बेटा। वैसे तेरा भाई विक्रम कहाँ है? उसे दुकान नहीं जाना क्या? सब्जी की थैली लिए दरवाजे से अंदर आता हुआ विक्रम कहता है, क्या दुकान जाऊंगा बाबूजी, कोई ना कोई झमेला लगा ही रहता है। मैंने लेडीज गारमेंट का काम शुरू किया तो सामने वाले ने लेडीज आइटम रखना शुरू कर दिया। अब मैंने सोचा कि बच्चों के कपड़े स्टॉक रख देता हूँ, शायद ग्राहक मेरी तरफ आए, तो उसने बच्चों का भी माल रख दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे बेटा, धंधे में ये चीजें तो होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। पर इस बार तो माल के पैसे आपसे लिए ना मैंने माँ, तो चुकाने की अलग टेंशन लगी हुई है। अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं तेरे सर पर खड़ी हूँ पैसे लेने के लिए। हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, पैसे जुटे तो दे देना वरना मत देना।
ये सुनते ही डेजी फौरन अपने कमरे में जाती है। उसके पीछे रोशन भी कमरे में जाता है। तुम्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, पर तुम्हारे भैया को बिजनेस करने के लिए पैसे आराम से मिल रहे हैं। ये क्या बात हुई? मुझे लगा कि 3-3 घर दिखाकर सिर्फ मेरे ही घर वालों के साथ धोखा किया गया है, पर यहाँ तो तुम्हारे साथ भी धोखा हो रहा है। वही तो सुन के मैं हैरान हूँ। भैया ने मुझे बताया था कि उनके काम में मदद किसी दोस्त ने की है। मतलब भैया का वो दोस्त कोई और नहीं, माँ है, जिन्होंने उन्हें 5 लाख की मदद की। 7 लाख में तो मेरा काम हो जाता। डिग्री ले लेता मैं, तो बॉस के प्रमोशन के लिए इस तरह हाथ पैर तो नहीं जोड़ने पड़ते। मेरे मायके से भी कम दहेज नहीं आया था। मुझे लगता है सब मिलाकर माँ जी ने जेठ जी की मदद कर दी। मेरे आने से तुम्हारे भाग्य तो जाग ही गए थे, पर तुम्हारी माँ खुद तुम्हारा भाग्य सुलाने में लगी है। क्या करूँ उसका? ये था सुजाता का परिवार, जहाँ वो अपने 3 बेटे, बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहती थी। एक दोपहर रोती हुई शेफाली स्कूल से आती है। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ? रो क्यों रही है? किसी ने कुछ बोला क्या? रोने तो क्या करूं मम्मी, मैं कहा 3rd आती थी, आज हिंदी में 1 मार्क्स के लिए फेल होने से बची हूँ। ये सुनने की देर थी कि विनीता शेफाली पर थप्पड़ों की बरसात देती है। अरे छोड़ दे बहू, अब जान से मार देगी क्या उसको? बच्ची तो है और फेल थोड़ी ना हुई है, फेल होने से बच गई है। तो आपको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि फेल होने से बच गई आपकी पोती? कहा, मैंने सोचा था इस बार अगर फर्स्ट आ गई तो उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पर हमारी किस्मत में 2 पैसे जोड़ना लिखा ही कहाँ है? मेरी बात तो सुनो मम्मा, मैं तो पढ़ाई करती थी, पर आपको दिखता है ना घर में कितने सारे लोग हैं, हर वक्त टीवी चलती रहती है। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती। कभी पानी लाओ, कभी चाय, दादी का ये चलता ही रहता है। पता है मुझे शेफाली, सब पता है, पर क्या करूं मैं? किसी और को तो मार नहीं सकती, किसी और पर तो बस नहीं चलता ना मेरा। इस घर में तो बेटा इसीलिए तुझ पर हाथ उठा बैठी, कर्म फूट गए तेरी माँ के। सोचा था एक बीज पेट में पड़ गया है, कम से कम इससे तो अच्छी परवरिश दूंगी, पर नहीं ना। वहां ना बाप का धंधा सही चल रहा है, ना यहाँ बेटी की पढ़ाई हो पा रही है। और इस तरह विनीता उस बीज को बो देती है जिसको बोने की कोशिश वो कई सालों से कर रही थी। बिना खाए पिए पूरे 2 दिन विनीता अपने कमरे में ही पड़ी रहती है। बिल्कुल इसी तरह अड़ी रहना तुम। मेरे बच्चों का भविष्य कोई मजाक है क्या? आज मुझे भी पढ़ने के लिए मुंबई भेज दिया होता पिताजी ने, तो मैं भी रोशन की तरह अच्छी खासी तनख्वाह उठा रहा होता, पर नहीं, यहाँ धंधे पर बैठना पड़ रहा है। मैं अपने बच्चों को इस दिन से नहीं गुजरने दूंगा। सीमा के ससुराल के हालात बदल रहे थे। विनीता ने बात छेड़ ही दी थी तो कुछ दिनों में डेजी को भी बोलने का मौका मिल जाता है। मैं बेटा हूँ, अगर मैं सामने जाकर ऐसा कुछ बोलूंगा तो सही नहीं लगेगा। अरे तुम बहू हो इस घर की, अगर भाभी अपने के लिए बोल सकती तो तुम क्यों नहीं? आगे जाकर तुम भी तो माँ बनोगी, अपने बच्चे के भविष्य की सोचो। बात तो मैं माँ जी से करूंगी, पर बड़ी भाभी की तरह नहीं, सबके सामने बुरा नहीं बनना मुझे। कितना ड्रामा किया भाभी ने, क्या हुआ? भैया ने सभी के सामने मम्मी जी की ही साइड ले ली। इस ठंडे मक्खन को काटने के लिए छुरी को जरा गर्म करना ही सही होगा। एक सुबह डेजी अपनी सास के कमरे से होती हुई दरवाजे तक सिसकती आती है। अरे बहू, क्या हुआ? ये डेजी रो रही थी क्या? सुजाता डेजी के पीछे घर के दरवाजे तक जाती है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है? मुझे क्या होगा मम्मी जी, आप अंदर बैठी, मैं झाड़ू लगा के आती हूँ। रात को जब पवन छत पर जा रहा था तो डेजी पहले ही छत पर जाकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बहू बता, क्या बात हुई? रोशन ने कुछ बोला क्या? मैं अभी उसे ठीक करता हूँ। इन्हें नौकरी से निकाल रहे पापा जी। ऑफिस वाले कह रहे 10 लाख की घूस दो, नहीं तो जॉब छोड़ दो। मैंने कहा इन्हें कहीं और नौकरी पता कीजिए, और इन्होंने किया भी, पर आजकल बिना नोटों के कुछ नहीं होता। बाहर से ये हंसते हुए दिख रहे, पर इनके मन की दशा ऐसी है। फिर इस सुहाग को कुछ नहीं होना चाहिए पापा जी। हमारे कुएं के पास वाली जमीन है ना, वो एक बार बेचकर मुझे पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको सूद समेत लौटा दूंगी, ये मेरा वादा है। पैसे लेकर डेजी के साथ रोशन मुंबई शिफ्ट हो जाता है और अपनी आगे की पढ़ाई करने लग जाता है। यहाँ अपनी बेटी के भविष्य का हवाला देकर विनीता और विक्रम भी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और पवन और सुजाता के साथ रह जाते हैं मोहित और सीमा। ये खिड़की फिर तूने बंद कर दी रितिका, मेरा जी घुटता है। खिड़की मैंने नहीं, दादी माँ ने बंद की है मम्मी। किसी को सुननी नहीं इस घर में मेरी। अभी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसे निकलने लगेंगे। अपनी बहू की आवाज सुनकर कमरे से सुजाता बाहर आती है। ये तेरा घर नहीं है जो हुक्म चला रही है? खिड़की भलाई के लिए बंद की है। सुबह सुबह झाड़ू मेरा बेटा लगाता है, बेकार में खिड़की खुली रहेगी तो घर में मिट्टी हो जाएगी।
पता है मुझे माँ जी की मिट्टी हो जाएगी, पर मिट्टी साफ हो सकती है। अरे ये नहीं तो मैं कर दूंगी, पर मेरी तबीयत बिगड़ गई तो इस घर का क्या होगा? एक टांग पर खड़ी रहकर काम करती हूँ मैं। आजकल बीपी कितना हाई रहता है मेरा। बंद खिड़की दरवाजों को देखकर बहुत ज्यादा घुटन होने लगती है। देख मुझे मत सुना, जल्द ही मेरा रोशन मुझे अपने साथ मुंबई ले जाएगा। तेरे पीछे बैठी नहीं रहूंगी मैं, फिर खोलती बंद करती रहना खिड़कियां। वो कहते हैं ना, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ छोड़कर उन्हें चुनते हैं, अक्सर उन्हें ही नाकारा समझा जाने लगता है। ऐसा ही कुछ सीमा और मोहित के साथ हो रहा था। कुछ सालों बाद एक रात पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा हुआ था। आज एक जान पहचान वाला बता रहा था कि रोशन विदेश चला गया। हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है, मुझे तो पता ही था। आपको पता था बाबूजी, आपने बताया नहीं? अरे सब तुझे ही बता दे क्या? एक वो है विदेश में बसने की सोच रहा है, एक तू है जो यहाँ से वहां काम ढूंढता रहता है। सोच बड़ी रखनी पड़ती है जी। आज सुबह विक्रम का फोन आया था, शेफाली पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई है। एक वो है और एक ये रितिका है, जिसे स्कूल पास होना भी मुश्किल लगता है। हमारे तीनों बेटों में सबसे पीछे मोहित ही रह गया। रितिका ये सब देख रही थी, समझ रही थी। एक रोज रितिका इसके बारे में अपनी ट्यूशन की सहेली रमा से बात करती है। पर ऐसी गलती बच्चे कर सकते हैं, पेरेंट्स थोड़ी ना। और दादा दादी जी तो कितने समझदार हैं। असलियत उनको दिख नहीं रही है क्या? वैसे मैंने भी नोटिस किया है, दादू कई लोगों के सामने बड़े पापा और चाचू की तारीफ करते हैं, पर पापा की कभी नहीं। और ऐसा नहीं कि पापा कुछ बड़ा नहीं कर सकते थे, उन्हें बस दादी को छोड़ना नहीं था। तुम सही कह रही हो यार। मेरे कजिन्स जो दूर शहर में बैठे हैं, वो मेरी दादी को बड़े प्यारे लगते हैं, पर हम नहीं। दिन बीत रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। मोहित अपनी बेटी रितिका के लिए रिश्ते देख रहा था, पर कोई अच्छे घर का लड़का राजी नहीं हो रहा था। कमी रितिका में नहीं थी। कोई अच्छा लड़का राजी नहीं हो रहा, सभी को दहेज चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, खुद ही कोई लड़का ढूंढ लेगी। आप पता नहीं किस वर्ल्ड में रहते हैं मम्मी। शेफाली दी की शादी कब हुई? जब वो पढ़ने के लिए बाहर गई। वहाँ बड़े कॉलेज में उन्हें जीजू मिल गए। हमारे शहर में तो आवारा लड़के ही बचे हैं, जिन्हें लाइफ में कुछ करना था, उन सब ने तो शहर छोड़ दिया। अरे करने वाले तो अपने शहर में भी बहुत कुछ कर लेते हैं बेटा। रमा ठीक कहती थी, परिवार का सोचने वालों की कहीं कदर नहीं रहती। काउंसलिंग में जब गवर्नमेंट कॉलेज मिला था मुझे, तब आपकी तबीयत बिगड़ गई थी मम्मी, और आपकी सोचकर मैं बाहर नहीं गई। एडमिशन में देरी होने के कारण मुझे यहीं एडमिशन करवाना पड़ा, और आज इस कारण अच्छा लड़का नहीं मिल रहा मुझे, और आप मुझे ही सुना रही हैं। अगर अपने शहर में रहकर सब कुछ हो सकता है, तो फिर पापा को दादी जो कहती है वो सही कहती है। पापा भी आलस के कारण ही आज तक यहाँ होंगे। गुस्से में सीमा रितिका पर हाथ उठाने जाती है, पर मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा बेटा, आ मेरे साथ। मोहित के पास बैठकर रितिका बहुत रोती है। आज मोहित को अपनी बेटी में खुद का चेहरा दिख रहा था। अचानक पवन को चक्कर आ जाते हैं और वो लड़खड़ा जाता है। अब कैसे गिर गया जी? मैं अभी विक्रम को फोन लगाती हूँ, गाड़ी लेकर आएगा वो। सुजाता विक्रम को फोन लगाती है, पर वो फोन उठाता ही नहीं। तभी सीमा वहां आती है और ससुर जी की हालत ऐसी देखकर फौरन उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़ती है। अरे बाबू, विक्रम को फोन मिला, उसे बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों से पहचान है। आपने मिलाया था ना फोन? फोन उठाया क्या जेठ जी ने? बड़ा डॉक्टर आएगा, बड़ा डॉक्टर आएगा, इस चक्कर में क्या तबीयत बिगड़ने देंगे हम बाबूजी की? एक बार पास के अस्पताल में ले चलते हैं, उसके बाद आपको विदेश से डॉक्टर बुलवाना हो तो बुला लीजिएगा। हॉस्पिटल में जब तक सीमा पहुंचती है, मोहित बेड अरेंज करवा देता है। हड़बड़ी में पवन को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। अरे नर्स मैडम, मेरे रोशन को बुला दीजिए, वो विदेश में रहता है, उसे बहुत जानकारी है। ये मोहित गलत इलाज करवा देगा मेरा। जब मोहित देखता है कि उसके पापा क्या चाहते हैं, तो वो फौरन विक्रम और रोशन को बारी बारी से फोन मिलाता है। देखिए देवर जी, बात यह है कि माँ जी और बाबूजी के साथ रहने का फैसला आपने किया था, हमने तो आपको जबरदस्ती नहीं की थी। अब हम आए हुए हैं अपनी बेटी की खुशी में शरीक होने में। ऐसे में पता चला वहाँ बाबूजी को कुछ हो गया तो हमारी बेटी का तो सगुन बिगड़ जाएगा ना। भगवान न करे अगर कुछ 19-20 हो भी गया तो इस बीच में हमें फोन मत कीजिएगा, ओके? यहाँ से इंडिया की फ्लाइट के दाम पता है आपको भैया? कोई मजाक है क्या? वैसे भी मेरे बेटे की ग्रेजुएशन का रिजल्ट है, मैं कोशिश करता हूँ आने की, बाकी बाबूजी ने सिखाया है, आत्मा उड़ते ही शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। पवन को सिर्फ चक्कर आए थे, पर उसके दोनों बेटों ने उसे पहले ही मरा हुआ समझ लिया था। मोहित जैसे ही फोन नीचे रखता है, पीछे खड़ी सुजाता उसके कंधे पर हाथ रखती है। मेरा सबसे लायक बेटा।